अल्सरेटिव कोलाइटिस कभी ठीक नहीं होता है, जिंदगी भर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर वो ठीक भी हो गया तो दोबारा वापस आता है। दोस्तों, क्या आपने ऐसे सेंटेंस सुने हैं? अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं तो आपने ऐसे सेंटेंस सुने होंगे या पढ़े होंगे नेट पर। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे सेंटेंस सुन के आपको बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है, खुशनुमा महसूस होता है? नो, हमें बहुत लो फील होने लगता है। दोस्तों, जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था उस वक्त मैंने इन सारी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया था पूरी तरह से। व्हेनेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। मुझे ये नहीं हाउ मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी ठीक करनी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तो रास्ता होगा, और जितने रास्ते मैं अपना सकता था उतने रास्ते मैंने अपनाए मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। 2 साल लगे मुझे लगभग। 2015 में मुझे डायग्नोस हुआ था अल्सरेटिव कोलाइटिस, और मुझे लगभग 2 साल लगे उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए। देखिए दोस्तों, कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम हाइलाइटर, वो सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं सॉल्यूशन हाइलाइटर, वो प्रॉब्लम तो बताते हैं, तथ्य तो बताते हैं, लेकिन उसके साथ वो सॉल्यूशन भी हाईलाइट करते हैं, सॉल्यूशन की भी बातें वो करते हैं। अब मेरी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी थी, मैंने कैसे ठीक की, क्या मेडिसिन ली, क्या परहेज रखे, ये पूरी जो जर्नी है मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाए हैं। उन सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। मेरा डाइट प्लान क्या था उस वक्त जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था, उस वक्त मैंने कौन सा डाइट प्लान अपनाया था और जिसकी वजह से मुझे बहुत 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 बेनिफिट मिला, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में। और वो सारे कमेंट्स आप पढ़ोगे उस वीडियोस के तो आपको पता चलेगा कि लोगों को कितना हेल्प हुआ उससे। कितने सारे लोगों ने वहां पे कमेंट्स किए, मुझे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं। और ये एक मैसेज जो है जो सबसे ज्यादा मुझे आता है, लोग पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि आपको भी 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमने तो सुना है वो दोबारा होता है, वेट हमारा बढ़ता नहीं है, मेरा वेट फिर से जैसे के वैसे हो गया। इसका मतलब ये है मेरी जो पेट के आते हैं वे अपना काम ठीक से करने लग गई है। तो कैसे पॉसिबल हुआ? कौन सा डाइट प्लान अभी आप अपनाते हो अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के बाद? आपकी लाइफस्टाइल क्या है, दिनचर्या क्या है आपकी? ये सवाल मुझे पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। एंड मैंने सोचा कि हर एक को पर्सनली जवाब देने से बेहतर है उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूं। अब जो डाइट प्लान मैंने अपनाया है ना दोस्तों, वो ऐसा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो क्या, कोई भी बीमारी हमें नहीं होनी चाहिए, इतना परफेक्ट और इतना अच्छा वो डाइट है। एंड वो दिनचर्या जो मैं अपनाई है मैंने, वो भी बहुत पावरफुल है, जिससे मैं सिर्फ हेल्दी ही नहीं रहता हूं, बहुत एनर्जेटिक रहता हूं, बहुत ऊर्जावान रहता हूं। दिन भर 15-15, 16-16, 18 घंटे कभी मैं काम करता हूं कंटिन्यूसली। ये यूट्यूब के वीडियो बनाने होते हैं, मेरे जो कुछ कोर्सेस है, किताबें हैं, 5-6 घंटे मैं किताबें पढ़ता हूं, लेकिन एनर्जी की कोई कमी नहीं है, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करता हूं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे। इस वीडियो में मैं आपको मेरा अभी का डाइट प्लान क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। मेरा डाइट प्लान बनाने के लिए और मेरी दिनचर्या को डिजाइन करने के लिए मैंने डॉक्टरों की सलाह ली, और ऐसा करते वक्त मैंने कुछ बातों का ध्यान रखा, जैसे मैं कुछ भी ऐसा ना खाऊं जिससे मेरे पेट में गैस की समस्या हो, एसिडिटी ना हो, डायरिया की समस्या ना हो, एब्डोमिनल पेन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, डाइजेशन बहुत अच्छा रहे, माइंड स्ट्रेस फ्री रहे, साउंड स्लीप यानी नींद बहुत अच्छी हो और वो पूर्ण हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से, ये जो 7 कारण है, इनकी वजह से तो मुझे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये प्रमुख कारण थे। और फिर से मैं वही गलती दोहराऊंगा तो क्या होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। लेकिन अगर मैं इन बातों का ध्यान रखूं मेरे डाइट के थ्रू, मेरे दिनचर्या के थ्रू, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस तो क्या, कोई भी बीमारी मुझे नहीं छुएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेरा डाइट प्लान ही नहीं बताऊंगा दोस्तों, मेरी दिनचर्या क्या है वो भी बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत में कोलाइटिस अच्छा होने के बाद डाइट कैसा हो
इसके बारे में एक गोल्डन रूल बताऊंगा जिससे आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, गलती से भी स्किप मत करना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूं। ओके, तो ये सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आपके तासीर के अनुसार आप बहुत ही अच्छे से बदलाव कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से डाइट आप अप्लाई कर सकते हो आपके खुद के लिए। देखिए दोस्तों, हमें कोई भी बीमारी क्यों होती है? क्योंकि हम थोड़ा सा बिंदास्त हो जाते हैं हमारी दिनचर्या के बारे में, हमारे खान पान के बारे में। बोले जो होगा वो देखा जाएगा, फिर बाद में जो होता है ना वो देखा नहीं जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस तो बहुत कठोर बीमारी है दोस्तों, और जब ये होती है ना, सचमुच जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो सहा नहीं जाता है और देखा नहीं जाता है। कुछ लोगों को ना प्रिकॉशन पसंद नहीं आता है, इलाज पसंद नहीं आता है, उन्हें डिसिप्लिन पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया तो फिर से वो बिंदास हो जाते हैं, वो इलाज नहीं अपनाते हैं या फिर वो डिसिप्लिन नहीं अपनाते हैं। एक बार एक लड़के को डॉक्टर पूछते हैं कि तुझे तेरी खांसी को ठीक करने के लिए जो काढ़ा मैंने दिया था वो तूने पी लिया ना? तो लड़का बोलता है कि डॉक्टर साहब, पहले तो मैंने उसे चक्कर देखा और फिर सोचा इतना गंदा, उससे तो अच्छी मेरी खांसी है। देखिए दोस्तों, खांसी, बुखार ये जो है ये नॉर्मल बीमारियां है। यहाँ पे इलाज, डिसिप्लिन थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो चलेगा, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक होने के लिए 2 साल लगे, और जो डाइट प्लान मैंने बनाया था, जो एक्सपेरिमेंट करके डॉक्टरों को पूछकर जो मैंने बनाया था, बहुत स्ट्रिक्टली मैंने उसे फॉलो किया था। वो जो मेरा पहला वीडियो आप देखोगे ना डाइट का, आपको समझ में आएगा किस हद तक मैंने उसे फॉलो किया है। और सिर्फ ठीक होने तक ही नहीं, जब वो 2 साल में कंप्लीट ठीक हो गया, उसके बाद 1 साल तक और वही डाइट प्लान मैंने अपनाया, क्योंकि मुझे इस बीमारी को जड़ से हटाना था। मुझे बार बार वो परेशानी नहीं झेलनी थी। मतलब ठीक होने के बावजूद 1 साल तक मैंने कंटिन्यूसली वो दिनचर्या एंड वो डाइट मैंने अपनाया। फिर उसके बाद लगा कि चलो बहुत हो गया, थोड़ा सा चेंज करते हैं डाइट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता था, उनको भी खाने का मन करता था कभी कभी, क्योंकि कब तक ये चलता रहेगा। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा चेंजेस किया, नॉर्मल चेंजेस किया मैंने मेरे डाइट में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, रात को सोने को लेकर दूसरे दिन तक, शाम तक, मतलब सोने के समय तक मेरी दिनचर्या कैसी है एंड क्या मैं खाता हूँ और क्या मैं अवॉइड करता हूँ और कौन सी बातों का मैं ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, सोने का समय, मैं रात को 9:30 से 10 बजे सो जाता हूँ। ये मेरा सोने का समय है, क्योंकि रात को अगर मैं देर रात तक जागता हूं तो उससे एसिडिटी होती है, और इसलिए 9:30 से 10 का ये जो समय है ये परफेक्ट समय है मेरे लिए। अब आपके लिए कौन सा समय आप डिसाइड कर लीजिए। कोशिश करना जल्द से जल्द सोने की, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, लेकिन हम उन बातों को सीरियसली लेते ही नहीं है। तो 9:30 से 10 बजे मैं सो जाता हूँ, लेकिन हाँ, सोने से पहले विजुअलाइजेशन करके सोता हूँ, आंखें बंद करके, बिल्कुल लेटे लेटे। विजुअलाइजेशन किस बारे में? मेरे हेल्थ के बारे में और मेरी सफलता के बारे में। वो विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। रात को सोते समय ही क्यों करना है? देखिए दोस्तों, जिस मनोवस्था के साथ आप सोते हो ना, उसी मनोवस्था के साथ आप सुबह उठते हैं। अगर आपकी सुबह तनावपूर्ण आप महसूस करते हो, उठने के बाद फ्रेशनेस महसूस नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है आप रात को किसी से झगड़ा कर सोए थे, या कोई निगेटिव प्रोग्राम देखकर सोए थे, या फिर कुछ निगेटिव विचारों के साथ, चिंता के साथ, एंजाइटी के साथ आप सोए थे। जिस विचार के साथ हम सोते हैं, लास्ट का थॉट हमारा, जब हमें नींद लग जाती है उसके पहले, मतलब लास्ट का थॉट हमारा जो होता है, हमारा ब्रेन रात भर उसके ऊपर काम करता है और सुबह तक वो विचार जो है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो अगर मैं दिन भर का तनाव जो है, काम का प्रेशर जो है, उसके बारे में सोचकर सोऊं, मेरी बीमारी के बारे में सोचकर सो, तो क्या होगा? सुबह तक वो बीमारी का विचार, वो तनाव का विचार कई गुना बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है अगर हम अच्छे से विजुअलाइजेशन करके सोते हैं। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस के वक्त कैसे विजुअलाइज करना है वो थोड़ा अलग प्रोसेस है, वो अलग तरीके से मैं विजुअलाइज करता था। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो रात को सोते समय मैं कंपलसरी विजुअलाइज करता हूं, और कब सो जाता हूं मुझे भी पता नहीं चलता है। और सुबह जब मैं उठता हूं तो 4:30 से 5 के बीच में मैं उठ जाता हूं। तो सुबह उठते ही मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करता हूं 1-2 मिनट के लिए, एंड उसके बाद 1 ग्लास अल्कलाइन वाटर पीता हूं।
अल्कलाइन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जो भी भोजन हम खाते हैं ज़्यादातर वो एसिडिक होता है, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए, उसे बैलेंस में लाने के लिए अल्कलाइन वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। अब अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल मेथड है। रात को सोते वक्त 1 लीटर पानी में आपको क्या करना है, खीरे के 4 स्लाइस, खीरा या ककड़ी जिसे बोलते हैं आप, ककुम्बर जिसे बोलते हैं, उसके 4 स्लाइस डाल दो 1 लीटर पानी में। एंड नींबू की 2 छोटी छोटी स्लाइस उसमें डाल दो, नींबू यानी कि लेमन की 2 छोटी छोटी स्लाइस आप डाल दो, रात भर उसे वैसे ही रहने दो और सुबह उठने के बाद वो पानी पूरी तरह से अल्कलाइन हो जाता है। अब कभी कभी मुझे अल्कलाइन वाटर नहीं मिलता है, अगर मैं कहीं बाहर हूँ, कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो सिंपल पानी भी मैं पीता हूँ 1 गिलास या 2 गिलास। उससे क्या होता है दोस्तों, जब आप सुबह उठते ही पानी पीते हो तो पेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है एंड आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है, और वो जो सलाइवा होती है हमारे मुंह में वो पानी के साथ जाती है, तो डाइजेशन के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर अल्कलाइन वाटर पीते हो तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन अगर सुबह उठते आप पानी पीते हो तो एक बात का ध्यान रखना, रात को सोते समय ब्रश करके सोना। तो जैसे मैं फ्रेश होकर आता हूं तो एक्सरसाइज मैं नहीं करता हूं और न ही कोई योगासन मैं करता हूं, लेकिन स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम मैं करता हूं और सूर्य नमस्कार अगर आप करते हो ना दोस्तों, आपके हर एक पार्ट्स का एक्सरसाइज होता है। ये जो सूर्य नमस्कार है दोस्तों, आपके पूरे शरीर को व्यायाम देता है, पूरे शरीर को हील करता है, फ्लेक्सिबल करता है और ब्लड सर्कुलेशन उससे बहुत अच्छा होता है, हमारा शरीर बहुत लचीला होता है। और इसलिए कुछ करो या ना करो, लेकिन सूर्य नमस्कार जरूर करो। ज्यादा नहीं करने हैं, 12 से 15 ठीक है, और अगर आदत नहीं है तो 5-6 से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अदरवाइज दर्द शुरू हो जाएगा बॉडी में अगर आदत नहीं है तो। जैसे वो सूर्य नमस्कार एंड सूक्ष्म व्यायाम मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्राणायाम करता हूँ एंड डीप ब्रीदिंग करता हूँ, एंड उसके बाद लास्ट में मैं मेडिटेशन करता हूँ। ये सब करने के बाद मैं बाथ लेने के लिए जाता हूँ, और जब मैं बाथ लेके आता हूँ ना, नहा के आता हूँ, तो बहुत ही फ्रेश महसूस होता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस होता है, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, अंदर से मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा जो शरीर है ना, वो दुनिया का सबसे स्वस्थ शरीर है। बहुत ही ऊर्जावान महसूस होता है, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है। ये मॉर्निंग रिचुअल्स करने बहुत जरूरी है। सही तरीके से सोना है और सही तरीके से उठना है, मॉर्निंग रिचुअल्स करने हैं। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं। ब्रेकफास्ट मेरा हेल्दी होता है, नो स्पाइसी, नो फ्राइड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे ब्रेकफास्ट में। खाता हूं पोहा बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, या फिर उपमा या फिर इडली ये मैं लेता हूं, या फिर शीरा यानी कि सूजी का हलवा उसे बोलते हैं। ये 3-4 आइटम ही मैं खाता हूं जब मैं बाहर रहता हूं, तो ये सारे हेल्दी है। उनमें से भी सबसे बेस्ट अगर है तो वो पोहा। महाराष्ट्र में और एमपी में हर जगह पे आपको नाश्ते की जगह पे आपको पोहा मिल जाएगा। या इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो बहुत सिंपल है, फ्रूट्स में खाता हूं। तो सवाल ये उठता है कि ये समोसा वड़ा पाव क्या आप कभी नहीं खाते हो क्या? ऑफ कोर्स खाता हूं, कभी कभी खाता हूं, 15 दिन में, 10 दिन में या महीने में कभी कभी मैं खा लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं होती है मुझे। हाँ, लेकिन अगर मैं उसे रेगुलर खाना शुरू कर दूं तो तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस के वक्त आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, लेकिन जब आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तब आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हो, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। तो वो मैं लेता हूं। जैसे चाय की भी बात है, चाय तो अभी आदत ही नहीं रही चाय पीने की, लेकिन कभी कभी मैं चाय ले लेता हूं, और लेता भी हूं तो बिना दूध की, ब्लैक टी सबसे अच्छी चाय। अगर दूध की चाय पीते हो तो उससे क्या होता है, एसिडिटी होती है ना, तो वो तो लेनी ही नहीं है। तो ब्लैक टी मैं कभी कभी लेता हूं, या फिर लेमन टी होती है, या फिर ग्रीन टी होती है, ये मैं ऑप्शन अपनाता हूं। अदरवाइज मैं चाय लेता नहीं हो, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों मेरे लंच की ओर आगे बढ़ने से पहले, भोजन की ओर आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी आप खाते हो वो 32 टाइम चबा के खाइएगा। 32 टाइम चबा के मैं खाता हूं, अभी आदत हो गई है। हमेशा ये माइंड में रखता हूं कि मुझे खाना पीना है और पानी खाना है। समझ में आ रहा है? यही कहते हैं कि खाने को खाओ मत, उसे पियो, और पानी को पियो मत, उसे खाओ। मतलब खाने को इतना चबा लो आपके मुंह में, इतना लिक्विड बना लो कि वो पी सकते हैं आप। वो सबसे बेस्ट है आपके पेट के लिए, सबसे अच्छा है आपके वेट को बैलेंस में लाने के लिए, सबसे अच्छा है आपको ऊर्जावान फील करने के लिए। और पानी को डायरेक्टली नहीं पीना है, उसे घूट घूट करके पीना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और दोपहर का जो लंच है उसमें मैं ज्यादातर वेज ही लेता हूं। नॉनवेज क्या है, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, समथिंग 70-72 आवर्स लगते हैं उसे डाइजेस्ट होने के लिए, वो तब तक पेट में ही पड़ा रहता है।
और ऊपर से हम खाना खाते भी रहते हैं तो पेट को बहुत तकलीफ होती है ना। तो इसलिए वेज, और वेज में हरी पत्तीदार सब्जियां ज़्यादातर, और जो भी सब्जियां हैं वेज में वो कैसी होनी चाहिए, रीजनल, सीजनल, लोकल। ये रीजनल, सीजनल, लोकल अगर है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट। तो सब्जियों में मैं क्या लेता हूँ ज़्यादातर, जैसे मेथी, पालक, भिंडी, टिंडे, तोरई, करेला, लौकी, बैंगन, गोभी, मटर, इनमें से कोई भी एक सब्जी, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद ग्रेन में अगर देखोगे तो मोट, मूंग लेता हूँ, उड़द दाल लेता हूँ, चावल एंड मूंग की दाल मैं लेता हूँ। तो तुअर की या अरहर की दाल तो मैं पूरी तरह से अवॉइड करता हूँ, अभी भी नहीं खाता हूँ क्योंकि अभी मेरे पेट को भी आदत नहीं रही है तुअर की दाल या जो अरहर की दाल हम बोलते हैं उसे खाने की। तो चावल के साथ मूंग की दाल ही मैं लेता हूँ, अदरवाइज मैं चावल अवॉइड करता हूँ। और चपाती मैं लेता हूँ, चपाती गेहूं की चपाती। अब पहले जब अल्सरेटिव कोलाइटिस था तो उसे मैं ग्लूटेन फ्री करता था कभी कभी अगर तकलीफ ज़्यादा है तो उस आटे को, लेकिन अभी चपाती डायरेक्टली मैं लेता हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं होती है। और चने, छोले, राजमा इन्हें ज़्यादातर मैं अवॉइड करता हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा था इनको आप अवॉइड ही करो। उसी तरह से फ्राइड एंड फैटी फूड आइटम्स एंड प्रोसेस्ड फूड लाइक जैसे ब्रेड है, पास्ता है, पिकल है, जाम है, इन्हें मैं पूरी तरह से अवॉइड करता हूँ। और उसी तरह से खाना खाते वक्त मैं ज़्यादा पानी नहीं पीता हूँ, बहुत कम पानी मैं पीता हूँ। हाँ, खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद मैं भरपूर पानी पीता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दिन में से 3 से 4 लीटर मैं पानी पीऊँ। और जब हम भोजन करते हैं ना दोस्तों, तो चपाती जो है या रोटी जो है आपकी रोटी, वो अगर इतना ऐसा अगर आप ले रहे हो एक निवाले के लिए तो उसके साथ सब्जी जो लोगे वो दुगनी लेना। हम करते उल्टा है, हमारे रोटी का हिस्सा मोटा होता है, ज़्यादा होता है, और उसमें सब्जी इतनी सी हम लेते हैं एक निवाले में। नहीं, अगर आपको लगता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो आपके लिए और आपको न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में मिले तो सब्जी हमेशा ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। अब बता दूं मेरे डिनर के बारे में दोस्तों, मेरा जो डिनर है वो मैं कोशिश करता हूं 6 बजे के पहले ही मैं खा लूं उसे, क्योंकि हमारा जो शाम का खाने का समय होता है वो और हमारे रात का सोने का समय, इसमें कम से कम 3 आवर्स का अंतराल चाहिए। अगर आप तुरंत खाते हो और तुरंत सोते हो तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी आगे चलकर, एसिडिटी होगी, गैस होगी, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, नींद भी ठीक से पूरी नहीं होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप जब सोने के लिए जाते हो उससे 3 घंटा पहले खा लो, और अगर आप सूरज डूबने के पहले खाते हो तो सबसे अच्छा, क्योंकि जब सूरज होता है उस वक्त वातावरण में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है बहुत अच्छी तरीके से, और जो खाना हम खाते हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, बहुत अच्छी तरह से। कपिल शर्मा शो में एक बार अक्षय कुमार जी ने भी बताया था कि सूरज डूबने के पहले आप खा लो। वो इतने बिजी स्टार है, वो अगर फॉलो करते हैं तो हमें क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, हम उनसे ज्यादा बिजी तो नहीं है ना। और जो जैन भाई बहन है, जैन धर्म में आपको पता है एक नियम है कि सूरज डूबने के पहले ही खाना खा लो, बहुत ही साइंटिफिक नियम है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। वो धार्मिक बेनिफिट्स हो सकते हैं या हमारे बॉडी से रिलेटेड बेनिफिट्स हो सकते हैं, और इसलिए शाम को 6 बजे के पहले खाना हो जाना चाहिए। और रात को जब मैं सोने के लिए जाता हूं उसके पहले टू डू लिस्ट बनाता हूं कि कल मुझे क्या क्या करना है। इससे क्या होता है पता है दोस्तों, माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, दिन भर का बोझ उतर जाता है और माइंड बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों गोल्डन रूल्स के बारे में कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होने के बाद हमारा डाइट कैसे होना चाहिए, उसे शॉर्ट में या सही तरीके से मैं अगर आपको बता दूं तो सिंपल है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप डाइट के बारे में पढ़ने के लिए जाओगे ना, नेट पर ज्यादातर जो रिसर्च पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं, कोई बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने लिखा होता है उसमें, तो वो पढ़कर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खाए क्या ना खाए। उन्होंने लिखा होता है कि इतनी मात्रा में प्रोटीन तो हर रोज चाहिए, इतना फाइबर चाहिए, इतने विटामिन चाहिए, इतना तो आपके पेट में जाना ही चाहिए, दोपहर के खाने में इतना जाना चाहिए, इतनी इतनी मात्रा में जाना चाहिए, ना तो उससे ज्यादा जाना चाहिए ना तो उससे कम जाना चाहिए। तो फिर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना खाए और कैसे खाए और कब तक इसे फॉलो करें। अब जो सेलिब्रिटीज है उन्होंने जो स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट रखे होते हैं अपने लिए, वो तो अपना हर एक भोजन जो है वो गिन कर खाते हैं, उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन जानी चाहिए, कितना फाइबर जाना चाहिए, कितने विटामिन जाना चाहिए, इतना सब रिकॉर्ड रखते हैं उनके न्यूट्रिशनिस्ट। अब हम आम लोग ये सब करते बैठे तो कब तक करते रहेंगे। तो क्या करना है फिर, बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे घर में मम्मी जो खाना बनाती है वो हमारे लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर, उसे प्रसन्न मन से खाइएगा। वो हर रोज अलग अलग सब्जी बनाती है, वो हर रोज पास्ता नहीं बनाएगी, नूडल्स नहीं बनाएगी, बनाएगी भी तो कभी कभार बनाएगी।
और वो खाना खाने की हमें बचपन से आदत है, वो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा। बर्गर, पास्ता ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, नूडल्स हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन मम्मी जो बनाती है ना खाना, आप चाहे साउथ इंडिया में रहते हो या नॉर्थ में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके यहाँ पे, आपके घर में आपकी मम्मी जो खाना बनाती है घर में, वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। उसे बड़े प्रसन्न मन से खाइएगा और भरपेट नहीं खाना है। हाँ, ये एक बात होती है, क्योंकि मम्मी का प्यार बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्यार उनका खाने के वक्त भी दिखाई देता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो भरपेट नहीं खाना है। मम्मी से कहना बस इतना, पहली डकार आ गई, खाना खत्म। वो पहली डकार जब आती है ना, वो पेट ही हमें बता रहा है कि इतना काफ़ी है मेरे लिए, अब मत दो, अब मैं ठीक से उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। जब भी फर्स्ट डकार आती है तो मैं खाना रोक लेता हूँ, चाहे कोई कितना भी मुझे ज़बरदस्ती करे। और मम्मी है तो वो तो ज़बरदस्ती करेगी, लेकिन पहली डकार आ गई सफिशिएंट है। और अगर आपका वेट बहुत कम है तो 3 बार जो खाना हम खाते हैं दिन भर में, उसे 6 बार में आप डिवाइड कर लीजिए। 2-2, 3-3 घंटे में आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भोजन खाइए, थोड़ा स्मॉल भोजन आप खा सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेना उसके लिए। लेकिन अगर आपको आदत नहीं है 6 बार खाने की दिन में, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। अगर आप डॉक्टर की सलाह लेते हो तो आपके तासीर अनुसार आपको सही से गाइड करेंगे और आपका वेट भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मुझे 6 बार खाने की जरूरत नहीं पड़ी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बस इसमें मेरा वेट भी गेन हो गया, क्योंकि मैं उसे 32 टाइम्स चबा के खाता हूँ, डकार आने के बाद खाना बंद कर देता हूँ और समय पे खाता हूँ। दोस्तों, ये जो मेरी दिनचर्या है और ये जो मेरा डाइट है, इससे ना तो मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है, ना एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ना मेरी नींद खराब होती है और ना ही इन्फ्लेमेशन होता है। नींद बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन मेरा बहुत अच्छा है और इस वजह से मेरी बॉडी भी बहुत हेल्दी है। उम्मीद करता हूं आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।